ईयर 1803 जापान के कोस्ट पर एक अजीब सा वेसल फ्लोट करता हुआ पाया गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्ट्रेंज वुमन थी जिसके फीचर्स वहां के लोगों के लिए फेमिलियर नहीं थे। उसके बाल लाल थे, उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी और वो कहां से आई थी ये किसी को नहीं पता था। ये ऐसा समय था जब जापान बाकी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। कुछ मछुआरों को ये वेसल मिला जिन्होंने इसके रहस्य को जानने की कोशिश की थी। आखिर ये ऑब्जेक्ट कहां से आया था, वो महिला कौन थी और इंसानों से इतनी अलग क्यों थी? क्या ये कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर कोई यूएफओ? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। एटीन हंड्रेड्स में जापान एक आइसोलेटेड नेशन था। जापान के अंदर ही युद्ध हो रहे थे और मिलिट्री लीडर्स का राइज और फॉल हुआ। अलग अलग डायनेस्टीज का उदय और पतन हुआ और बाकी दुनिया को इसकी कोई खबर नहीं थी। 1600s में जापान ने बाकी दुनिया के लिए जापान के रास्ते बंद कर दिए थे और 1850s तक किसी को भी जापान जाने की अनुमति नहीं थी। जापानीज उस दौरान इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर कोई सिटीजन जापान छोड़कर बाहर जाता और वापस लौट आता तो उसे मौत की सजा दे दी जाती थी। उसी आइसोलेशन पीरियड के दौरान घटी एक रहस्यमयी घटना जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। ये एक आम दिन था जब कुछ मछुआरे समंदर में रोज की तरह मछलियां पकड़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब से वेसल पर पड़ी जो समंदर में तैर रहा था। क्या ये कोई अजीब बोट थी या फिर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी? मछुआरे क्यूरियस थे, इसलिए उन्होंने वेसल को टो किया और किनारे पर ले आए। सबसे पहले तो वो उस वेसल की अजीब बनावट को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ये किसी इंसेंस बर्नर की तरह दिखाई दे रहा था। ये 11 फीट ऊंचा और लगभग 18 फीट चौड़ा था। उसका बॉटम पार्ट किसी मेटल का बना हुआ था और अपर पार्ट रोजवुड जैसी लकड़ी का। अपर पार्ट में कई विंडोज थी जिनमें ग्लासेस लगे हुए थे। कुछ ही समय में उस वेसल का हैच ओपन हुआ और उसके अंदर से एक अजीब महिला बाहर आई। ये महिला दिखने में ऐसी थी जैसी जापानीज लोगों ने कभी नहीं देखी थी। उसका कद लगभग 5 फीट का था। उसकी त्वचा एकदम सफेद थी और उसके बाल ऊपर से चमकीले लाल और नीचे से पाउडरी व्हाइट थे। उसके कपड़े किसी ऐसे फैब्रिक से बने हुए थे जो जापानीज लोगों ने तो कभी नहीं देखा था। अब वो वेसल ओपन हो चुका था तो मछुआरों ने उसे अंदर से देखा। अंदर एक बेड था, पानी की बोतल थी, केक के साथ मीट भी रखा हुआ था। वेसल की इनर वॉल्स में टेक्स्ट लिखे हुए थे लेकिन वो भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो महिला काफी फ्रेंडली बिहेव कर रही थी लेकिन कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अब इस वजह से और कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। वो जानना चाहते थे कि उस महिला का ओरिजिन क्या है और आखिर वो जापान में कर क्या रही थी। महिला ने अपने हाथ में एक छोटा वुडन बॉक्स पकड़ा हुआ था जिसे वो खुद से अलग नहीं कर रही थी। लोग उस बॉक्स को देखना चाहते थे लेकिन महिला उसे लेकर काफी प्रोटेक्टिव थी, जैसे वो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। मछुआरे उसे अपने साथ ले गए और उसके बारे में खबर फैल गई। गांव के एल्डर्स ने एक मीटिंग की ताकि ये तय किया जा सके कि उस महिला का करना क्या है। उन लोगों ने भी वेसल और महिला को देखा और उस बॉक्स को भी, जिसे वो खुद से अलग नहीं होने दे रही थी। एल्डर्स भी पूरी तरह कंफ्यूज थे। तभी एक व्यक्ति ने उनसे कहा, ऐसा ही कुछ इतिहास में भी हो चुका है। उस किस्से में एक स्टेट की प्रिंसेस किसी व्यक्ति से शादी करना चाहती थी लेकिन उसके परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो उसके लवर के साथ शादी करने के लिए घर से भाग गई थी लेकिन किंग ने उन्हें पकड़वा लिया था। उन लोगों ने उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया। उस प्रिंसेस ने अपने लवर का सर एक बॉक्स में रखा और इसी तरह बोट से अपना राज्य छोड़कर भाग गई थी। एल्डर्स को लगा शायद ये महिला भी अपने लवर के सिर को बॉक्स में लेकर राज्य से भाग आई है। एल्डर्स ने सोचा अगर वो उसे गांव में रखेंगे तो मिलिट्री उसे खत्म कर देगी या हो सकता है उन्हें बुरी किस्मत का सामना करना पड़े। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो उसे समंदर में वापस छोड़ देंगे और उसकी किस्मत उसे अपनी मंजिल तक ले जाएगी। मछुआरों ने उस महिला को अपने वेसल में वापस बिठाया और उसे समंदर में छोड़ दिया। गांव वालों ने उस रहस्यमयी महिला का नाम उत्सुरो ब्यूने रखा और इतिहास में इसे उत्सुरो ब्यूने इंसिडेंट के नाम से दर्ज किया गया। अब उत्सुरो ब्यूने का ये किस्सा पूरे जापान में फैल गया और लोगों ने इसे कई हिस्टोरिकल टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट भी किया। उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने महिला की मदद की थी, ये किसी टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। अब स्टोरी के बारे में ठीक से समझने के लिए हमें जापानीज एंशिएंट टेक्स्ट और उनके ट्रेडिशन को समझना होगा। जापानीज ट्रेडिशन में ये एक लौता किस्सा नहीं था जहां कोई महिला समंदर किनारे अकेले पाई गई हो।
1698 में भी एक ऐसी ही घटना का वर्णन मिलता है जब एक महिला समंदर के किनारे एक अजीब से वेसल से निकली थी। ये जापान के टोयोहाशी का इंसिडेंट था। वो महिला वेसल से बाहर आई और उसने लोगों से बात करने की कोशिश की जैसे वो किसी जानकारी की तलाश में हो, लेकिन भाषा की वजह से उसे कोई समझ नहीं पाया। आखिरकार वो महिला अपने वेसल में बैठी और नागासाकी की ओर चली गई। इसी तरह की कुछ और भी घटनाएं जापान के इतिहास में हुई हैं और इन किस्सों को फैक्ट की तरह हिस्टोरिकल बुक्स में डॉक्यूमेंट किया गया है। अब कुछ जापानीज हिस्टोरियंस ने उस लेजेंड पर रिसर्च करने की कोशिश की। उनका कहना था कि जब ये इंसिडेंट हुआ उस दौरान रशिया में वैसे ही कपड़े पहने जाते थे जैसे उस महिला ने पहने थे। उनका मानना था कि उस वेसल के अंदर की मार्किंग्स दरअसल रशियन स्क्रिप्ट हो सकती है। यही वजह है जापानीज लोग उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन रशिया से जापान एक छोटे से वेसल में बैठकर एक अकेली महिला का आना उस दौरान संभव नहीं लगता। कुछ हिस्टोरियन को लगा ये किस्सा दरअसल एक पुराने इंसिडेंट का मॉडर्न वर्जन था। ये कहानी जापान के कोनो क्लैन के ओरिजिन की थी। 7वीं सेंचुरी में एक मछुआरे को समंदर में 13 वर्ष की लड़की मिली जो एक अजीब बोट में फ्लोट कर रही थी। उस बच्ची ने बताया कि उसके पिता एक चाइनीज एम्परर थे। वो घर से अपनी स्टेप मदर के अत्याचार से तंग आकर भाग गई थी। मछुआरा उसे अपने साथ ले गया और बड़ी होने के बाद उसकी शादी ईओ प्रोविंस के राजकुमार से हुई। इन दोनों का बच्चा बड़ा होकर कोनो क्लैन का फाउंडर बना था। इन सब किस्सों से इतना तो पता चलता है कि फॉरेन वुमन का जापान के कोस्ट पर आना जापानीज के लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस किस्से की एक यूएफओ थियरी भी है। भले ही इस किस्से के जैसे कुछ और किस्से इतिहास में मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें लगता था इस फ्लोटिंग वेसल का ओरिजिन सितारों में कहीं था। इस थियरी को सपोर्ट करने वालों का दावा था कि वो फ्लोटिंग वेसल एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो उस दौरान दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। साथ ही वो मार्किंग्स किसी भी लैंग्वेज से मेल नहीं खाती थी। 1800s में फ्लाइंग सॉसर्स के कुछ रिपोर्टेड इंसिडेंट जापान में सामने आ चुके थे और वो फ्लोटिंग वेसल ठीक यूएफओ के जैसा दिखाई देता था। और तो और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने रशियन और यूरोपियन बोट्स और फ्लोटिंग वेसल्स को देख रखा था। उनके अनुसार उस तरह का कोई भी वेसल तब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। डॉक्यूमेंट किए गए सिंबल्स दुनिया की किसी भी भाषा के अल्फाबेट से मेल नहीं खा रहे थे, तो लोगों ने सोचा कि वो एलियन स्क्रिप्ट हो सकती थी। एंशिएंट यूएफओ इनकाउंटर्स की थ्योरी मॉडर्न टाइम्स में भी काफी कॉमन है। माना जाता है कई ऐसी एंशिएंट पेंटिंग्स हैं जिसमें यूएफओस को दर्शाया गया है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में ही लोगों का ध्यान उन ऑब्जेक्ट्स पर गया है। इससे ये बात साबित होती है कि यूएफओ एनकाउंटर्स काफी पहले से होते आए हैं और हो सकता है कि उत्सुरोब्यू इंसिडेंट में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। लेकिन आज भी ये इंसिडेंट एक मिस्ट्री ही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।